मंचस्थ सभी समाज के अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब सड़क के किनारे एक मील का पत्थर देखते हैं। पत्थर का बना एक पत्थर लगा होता है जिसमें हम लंबाई तय करते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, वो कितने किलोमीटर हो। उसमें प्राण नहीं होते, लेकिन आपका भरोसा इतना होता है कि इस पत्थर में जितने किलोमीटर लिखे हैं वो सही है। वो पत्थर हमें संकेत दे रहा है कि जिस तरफ तुम यात्रा कर रहे हो उस यात्रा का मार्ग ये है, इसकी दूरी इतनी है। जब उस पत्थर की हम कीमत करते हैं तो ये समाज के मील के पत्थर है जिन्हें समाज के मूल्यों को गढ़ा है। हम उसमें दिशा भी देखें और उसमें दूरी भी देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मातृशक्ति बैठी है। किसी भी परिवार के शहीद के परिजन, खासकर उसकी धर्म पत्नी, अगर वो सहयोगी ना हो तो वो कभी ऊंचाइयां नहीं छू सकता। और आप इस वीर परंपरा में कभी भी किसी भी घटना को देखोगे, या तो उन्हें शहादत दी है, सूचना मिलते ही अपने आप को जलाकर खत्म कर दिया, या उस कष्ट में बराबर का भागीदार बनकर अपने आप को खत्म कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगी। ये किसी भी परम वैभव के स्थान पर जाने के उस गाड़ी के दो चक्के हैं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात मैं ये बात कहता हूँ कि कभी भी कोई भी महापुरुष किसी जाति का नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा उदाहरण के तौर पर कि मील का पत्थर हमें संदेश देता है। ये चीज़ें सीखने की हैं, प्रेरणा लेने की। इसलिए मैंने वहाँ पर कहा था, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, खासकर नौजवान मित्रों से, टोली बनाइए, एक बार यात्रा करिए उन 5 स्थानों की। बहुत दूर दूर नहीं है वो। एक लिंगनाथ जी से दर्शन करिए और वो स्थान आप 1 या 2 दिन में, और आपको अच्छा लगेगा। देख कर आने के बाद मैं मानता हूं कि जब तक ये शरीर रहेगा आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे। ये चीजें इतनी छोटी नहीं है। और जैसे मैं कहता हूं कि हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन ये महान आत्माएं न लड़ी होती तो क्या देश बचता। लेकिन आप देश की आज़ादी के बाद देखिए, आप राजस्थान की धरती पर चले जाइए, सीमाओं पर आपको लोग नहीं मिलेंगे धर्म परिवर्तन वाले। हमारे जो राज्य सीमाओं से लगे थे, जो लड़ाकू जातियां थीं, उनको नशे में घोलकर हमारे उस शौर्य को खत्म करने का षड्यंत्र है। हम कत्लेआम के सामने तो नहीं झुके, हमने अपने आप को सब खत्म कर दिया, तब भी हम नहीं झुके। लेकिन आज समर्थ होने के बाद भी हमारी पीढ़ियां बर्बाद होने के रास्ते पर। वो आज़ादी की लड़ाई थी, अब मूल्यों की लड़ाई बची हुई है। अगर हमने आने वाले बच्चों को मूल्य नहीं दिए तो ये शौर्य और वीरता की कहानियां रहेंगी नहीं। कमजोर आदमी कभी इतिहास नहीं करता, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब तक हमारे पास चरित्र नहीं होगा, जब तक हमारे पास में मूल्य नहीं होंगे, हम बहुत ऊंचाइयों तक न देख सकते हैं और न ऊंचाइयों तक सोच सकते हैं। इन परंपराओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। एक बार शायद मैं कल या परसों इंदौर में भाषण दे रहा था, तो मैंने इतना ही कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ धरती जानता हूँ, कुछ बीज जानता हूँ और उससे पैदा होने वाली फसलें जानता हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैं व्यापार की भाषा नहीं जानता, और जो व्यापार की भाषा नहीं जानता, मूल्य उससे दूर नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। अगर व्यापार की भाषा उनने सीखी होती तो वो राज्य की तरफ जाते, बलिदान की तरफ नहीं जाते। मुझे लगता है कि राज सत्ताएं जो अहंकार पैदा करती हैं, जो दोष है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, किसी का तप नष्ट करना है तो उसको
राज सत्ता दे दो, अपने आप तप नष्ट हो जाएगा। ये हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जिसका भी तप नष्ट करना है उसको राज सत्ता दे दो, उसका तप नष्ट हो जाएगा। ये राज सत्ता का अवगुण है, लेकिन उसके बावजूद भी राज सत्ता का वो अहंकार राणा प्रताप की जूती तक नहीं पहुंच पाया। दिमाग तो बहुत ऊपर होता है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ें उतारनी है तो हमें इस मूर्तियों की आभा से सीखना होगा। हम जयंती मना लें, ये तो हमें मनाना ही चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि हम जब भी कभी कोई विचार करें तो कभी ना कभी कार्यक्रम के बाद किसी न किसी संकल्प को लेने की ज़रूरत है। हम इतने ऊंचे मूल्यों के परिजन हैं, उन पीढ़ियों के परंपरा के अनुयायी हैं, हम उनकी वंश परंपरा के लोग हैं। हम में विकृति और कमजोरी कैसे आई, क्या ये जानने की ज़रूरत नहीं? कहीं ना कहीं इन बातों को अगर हम बारीकी के साथ देखेंगे तो शायद हमें फिर से वही यश और गौरव और प्रतिष्ठा का स्थान मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो भाग्यशाली और पुण्याई आत्मा होंगी जिन्हें अपने देश से अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा मूर्ति बनाने के लिए दिया है। ये विवेक और सामर्थ्य भी निश्चित रूप से उनके पूर्वजों की पुण्याई रही होगी। मैं इसके लिए धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं तो कहूँगा कि ये जेब में हमेशा खाली रखना ही चाहिए कि कभी ऐसा मौका आए तो आप उसको दे दो। हिंदू भैया ने नरसिंहपुर में मूर्ति लगाने की बात कही है। मुझे पता नहीं ये गोटेगांव की टीम कैसे धीमी पड़ गई और गोटेगांव में नरसिंहपुर में मूर्ति नहीं लगी। मैंने तो इनको रोका है, मैंने कहा कि ये मूर्तियां लगाते हो हर गाँव में, मैं विरोधी हूँ। मैं दो बातों का विरोधी हूँ। पहले दिन से, ये बात में अब तो उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही है, मैं हमेशा कहता था किसी भी शहीद की मूर्ति सरकार के पैसे से नहीं लगने दूंगा। मैं सदैव विरोधी रहा हूँ। मैं कहता था समाज अगर इतना भिखमंगा हो गया है तो उसको मूर्ति लगाना ही नहीं चाहिए। लगाना है तो खुद की गाड़ी कमाई से मूर्ति लगाओ। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है, मूर्तियों की संख्या मत बढ़ाइए। मूर्ति एक जगह लगाइए, उस स्थान को दिव्य और भव्य बनाइए, आयोजन को गरिमापूर्ण बनाइए और उस कार्यक्रम से कोई ना कोई संदेश जाए। सब मिलकर करें, सामूहिक रूप से करें। मूर्ति मुख्यालय में लगनी चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मूर्तियों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। राजा हैदर शाह की मूर्ति मुन्ना भैया ने लगाई। मैंने उनसे अनावरण के पहले संकल्प लिया था कि आप मुझे कहो कि दूसरी मूर्ति राजा हैदर शाह की अब मध्य प्रदेश में नहीं लगेगी। जिसको आना है वहाँ पर आए, दर्शन करे और जाए बार बार, क्योंकि हम उसकी गरिमा की रक्षा नहीं कर पाते। हमें फिर बाद में लगता है कि अब बाकी काम सरकार कर लेगी। सरकार के बहुत भरोसे शहीदों का सम्मान नहीं हो सकता, ये बात का ध्यान रखना। हाँ, ये बात मैं जरूर धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री का। जैसे शहीद रुद्र प्रताप सिंह जी की नाम पर अगर स्टेडियम का प्रस्ताव होगा तो आप विश्वास करिए, बाकी लोगों ने राजनीति की होगी लेकिन वो प्रस्ताव होगा तो वो ज़मीन पर उतरेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हमें कुछ चीज़ें तो करनी ही होंगी। इस आधार पर अगर हम फैसला करेंगे कि हम किसी के राजनीतिक विरोधी हैं, उसके आधार पर आप किसी शहीद के बारे में फैसला करेंगे, इससे घटिया और कोई दूसरी राजनीति नहीं हो सकती। मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कहा कि इतने लोगों ने शहादत दी है, उनकी शहादत इतनी बड़ी थी लेकिन उनको कभी स्थान नहीं मिला उस सम्मान का। इसलिए जो गुमनाम शहीद हैं उनको कम से कम लेकर तो आओ। कभी किसी हम शहीदों के बीच में तुलना ना करें, लेकिन किसी ने अगर शहादत दी है और उसकी कीमत है तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना। उसको आप कैसे दफन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? 29 साल की उम्र में कोई आदमी शहीद, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास में सूचनाएं हैं, गूगल गुरु आपके हाथ में है, जब मर्जी आता है आप उसको घुमाते रहते हैं। इतनी सारी सूचनाओं के बाद कभी अपनी तरफ उंगली उठाकर देखो कि मैं भी 29 साल का हो गया, मैंने समाज को क्या दिया। अगर ये प्रश्न कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा तो आपको अपमान लगेगा। आप अपनी तरफ खुद उंगली उठाइए और पूछिए। मेरे जैसे लोग इसी गोटेगांव की लोगों की कृपा से मैं 27.5 साल में लोकसभा में गया। ये भी तो सच्चाई है
आप कहें कि आपके कारण चले गए। जी नहीं, हम उस क्षेत्र को जानते नहीं थे, हमें बूथों की गिनती का पता नहीं था जब हम चुनाव जीते। ये सच्चाई है। लेकिन गोटेगांव के लोगों ने पूरे लोकसभा में तितर बितर होकर 13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, बाकी सब छोड़ छाड़ के आदमी बाकी चला गया। तो मुझे लगता है ये जो परिस्थितियाँ बनती है, ये परिस्थितियाँ अचानक नहीं बनती। इसलिए समाज ने जितना दिया है उसे लौटाने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमारे परिवार को बहुत श्रेय देने की कोशिश मत करिए। मैं तो अपने पिताजी का ऋणी हूँ कि जब मैं पैदा हुआ और हम लोगों ने होश संभाला तो हमारे घर में किसी नेता की फोटो नहीं थी सिवाय शहीदों के। मेरे पिताजी बाकी किसी के को पसंद ही नहीं करते। शायद बचपन का वो प्रभाव है जिसके कारण हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और आज भी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, शहीदों के जीवनियों को पढ़िए। आप भूल नहीं सकते और आपको भूलना भी नहीं चाहिए। और इसलिए इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अरस्तु को सब जानते हैं, अरस्तु का नाम जानते हैं। अरस्तु ने एक बात कही थी कि मुझे 25 साल के किसी भी नौजवान को लाकर खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं आने वाले 50 साल के भविष्य को बता दूंगा। इतनी अच्छी बात है। अपने गांव में, अपने घर में कोई 25 साल का नौजवान हो, उसको सामने खड़े करके आने वाले 50 साल की कल्पना करना। ये 50 साल इसी के कंधे पर चलेगा। 50 साल क्या ये कंधे मजबूत हैं? वो चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा नाती हो, चाहे तुम्हारी नातिन हो और चाहे तुम्हारी बहन बेटी हो, आपको पता चल जाएगा कि आपके आने वाले 50 साल गरिमापूर्ण है या संकट में। जो दार्शनिक कहता है वो दार्शनिक हवा में नहीं कहता। उसने कई बार देखिए तो अपने नौजवान पीढ़ी को देखिए। मेरे स्वर्गीय मित्र थे, दुर्घटना में ख़त्म हुए। वो एक चिट्ठी लिखकर चले गए। उनके पिताजी रेंजर थे। मुझे वो चिट्ठी 9 महीने बाद मिली। वो पोस्ट नहीं कर पाया और दुर्घटना में मर गया। बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि तुम्हें भविष्य में जीना है तो भविष्य के बारे में विचार करो। मैं 66 साल का हो गया हूँ, मेरा भविष्य कब है, लेकिन जो 20 साल का होगा उसका भविष्य तो लंबा है। उसको भविष्य के बारे में विचार करना पड़ेगा कि मेरे सामने चुनौतियाँ क्या है और मैं समाज को क्या दूंगा। राणा प्रताप यही विश्वास देकर हमको गए हैं। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ कि छत्रसाल बुंदेला और राणा प्रताप दोनों की जन्म की जयंती एक दिन है। एक बुंदेलखंड का अजय योद्धा रहा जिसने जीवन में 72 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारा, और 82 साल की उम्र में जल समाधि लेकर अपना जीवन खत्म किया कि मैं अपयश के साथ ना मरूं, ताकि युद्ध जीता और उसके बाद जल समाधि ले ली, उनका शव नहीं मिला। एक बहुत आदर्श है। और दूसरे राणा प्रताप है कि घास की रोटी बच्चों को दी लेकिन सत्ता के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ये ऐसी परंपराएं हैं जिनको सामने अनेक बलिदान छोटे दिखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति भी पर्याप्त है। उसी गरिमा के साथ आपने इस कार्यक्रम को किया, इसलिए आयोजकों का फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की धन्यवाद।